हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर, जहां पर हम आपके लिए फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। और इस फ्री टारगेट का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ठीक है, आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का उद्देश्य है हमारा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है, इस हमारे फ्री टारगेट बैच को क्या है, शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना क्या है डीएलएड में अच्छा स्कोर पा सके। यहाँ पर देखिए, हमने ऑल सब्जेक्ट की जो है पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। और आपके लिए जो ये व्हाट्सअप नंबर है, ये आपकी सुविधा के लिए है। आपको कोई प्रॉब्लम है डीएलएड में किसी भी तरीके की, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। और यहाँ पर चलिए देखते हैं हम अपना टाइम टेबल क्या है। हमारा टाइम टेबल ये है। इसमें हमारी पहली क्लास होती है सुबह 10 बजे होती है, ये हमारी साइंस की क्लास होती है। उसके बाद सुबह 11 बजे क्लास होती है, ये इंग्लिश की क्लास होती है। और इसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है, ये वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लास होती है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होती है 5 बजे होती है, ये होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। अब हम आपके लिए क्या है प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं। और आज मैं आपको जो 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन कराऊंगी। और आप इसे देखिएगा अच्छे से, और आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा है इस 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर में। इसके बाद हमारी क्लास होती है 6 बजे होती है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर ये 6 आएगा। ये हमारी क्लास 6 बजे होती है। 6 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है। उसके बाद हमारी अगली क्लास होती है, ये हमारी होती है एसएसटी या सामाजिक अध्ययन की क्लास। ठीक है, ये हमारी होती है 7 बजे क्लास होती है। उसके बाद हमारी लास्ट क्लास होती है, ये हमारी 8 बजे होती है। ये हमारी मैथ की क्लास होती है। और इसमें आपके लिए प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़िए ताकि आप जो है इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा अपना जो पता कर सके कि कितनी आपकी डीएलएड में तैयारी है। ठीक है, यहाँ पर सभी क्लासेस में क्या है, सभी क्लासेस में कोर्स कंप्लीट हो गया है। और सभी में आपके लिए राजन सीरीज और प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ठीक है, और क्या कराया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। जुड़े रहिए। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड प्रश्न पत्र में जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगी। और ये हमारा प्रीवियस ईयर 2020 का होगा। मैंने आपको 2018 और 2019 का प्रीवियस ईयर क्या है सॉल्व करा दिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम अपना 2020 का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर हमारा क्या है। ये हमारे दो प्रश्न पत्र 2020। ठीक है, ऐसे हमारा आपका ये 2020 का जो है पेपर आया हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय था और 50 पूर्णांक मतलब 50 नंबर का है। और ये बहुविकल्पीय आपके लिए। और इस एक क्वेश्चन का है 1 मार्क्स आपको मिलेगा, 1 अंक। एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए आपका 1 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आपको जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज इन्हीं क्वेश्चंस का क्या है हम एनालिसिस करेंगे और इसी की क्या है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको जो है यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया बहुविकल्पीय। अब यहाँ से आपका क्या है 16 नंबर से अति लघु जो है स्टार्ट हुआ है। यहाँ से इसका भी आपको 1 नंबर मार्क्स होता है, 1 अंक होता है। ठीक है, 1 अंक होता है प्रत्येक क्वेश्चन का। और यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है करने अनिवार्य होते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो ये क्या है, इसका आपका क्या है 2 अंक होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के। ठीक है, 2 अंक प्रत्येक क्वेश्चन के होते हैं। आपके 1 नंबर में जो समझ लीजिए आपका सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया 1 नंबर का होता है। तो 30 नंबर पूरे आपके जो हैं वो आप 1 नंबर, अगर आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन सारे सही हैं तो आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, इसमें आपको एग्जामिनर 1 भी नंबर नहीं काट सकता है, क्योंकि इसमें अगर आप जो पूछा गया आपसे वही लिखेंगे तो इसमें आपका नंबर जो है ये आपका 30 नंबर का होगा। अगर आप जो है अपने बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे सही करके आ रहे हैं तो आपका 30 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप मेरी सारी क्लासेस देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। हमने हर
हमने हर टॉपिक के बारे में अलग अलग से जो है एक क्लास ली है और उसमें बाकायदा पूरा डिटेल में बताया है विस्तार पूर्वक। चलिए हम अपना प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम का 2020 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पहला क्या है। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए कौन सा जो है अनुच्छेद हमारे संविधान में रखा गया है, तो कौन सा है। चलिए इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो आपका अनुच्छेद 45 है या अनुच्छेद 29(1) है या अनुच्छेद 21 है या अनुच्छेद 17 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कि अनुच्छेद 29 जो है, अनुच्छेद 29 जो है हमारे जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संरक्षण में हमारे संविधान में दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जो है बनाया गया था। तो जल्दी से आप फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। 82वां होगा, 85वां होगा या 86वां होगा संविधान संशोधन, या हमारा 87वां संशोधन होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो है हमारा बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य अधिकार से संबंधित है। किस किस का आंसर ये सही किया है आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस किसका ये आंसर सही गया है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को हम किस नाम से जानते हैं। बेसिक शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं या सर्जेंट योजना के नाम से जानते हैं या हर्टर कमीशन के नाम से जानते हैं या हरटांग समिति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 3 नंबर का, हरटांग समिति जो होती है हमारी, हरटांग समिति जो हमारी है ये हमारी क्या है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से संबंध, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या है हमारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपका लखनऊ में है, वाराणसी में है, दिल्ली में है या प्रयागराज में है। तो यह हमारा उच्च शिक्षा संस्थान जो है प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा दा वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था। तो ये हमारा कब लागू किया गया था, जल्दी से आप मुझे कमेंट कीजिए। इसमें पहला क्या है, मार्च 2010 में किया गया था, जुलाई 2010 को किया गया था, अप्रैल 2010 को किया गया या मई 2010 को किया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हमारा लागू किया गया था अप्रैल 2010 को। ठीक है, अप्रैल 2010 को। यहाँ पर आपका बा वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से आयोगों का सही क्रम है। निम्न में से आयोगों का सही क्रम है। तो आप जल्दी जल्दी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसमें सही आयोग कौन सा है और सीक्वेंस वाइज लगाना है इसमें आपको। पहला राधा कृष्ण आयोग, पहला हमारा क्या है हरटांग आयोग है, राधा कृष्ण आयोग है, फिर हमारा वुडका डिस्पैच है, फिर कोठारी आयोग है। तो यहाँ पर इसका सीक्वेंस वाइज क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमारा आएगा क्या आएगा, वुडका डिस्पैच। फर्स्ट नंबर पे हमारा आएगा वुडका डिस्पैच, फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमारा आएगा हंटर आयोग, क्या आएगा हंटर आयोग। फिर हमारा तीसरे नंबर पे क्या आएगा, राधा कृष्ण आयोग जो हमारा यूनिवर्सिटी आयोग से संबंधित है। ठीक है, यूजीसी से संबंधित है। अगर हमारा लास्ट हमारा होगा क्या होगा, कोठारी आयोग, ये हमारा कोठारी आयोग होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा CAV और D। ठीक है, ये आपका राइट होगा CAVD, जो आपका आयोग का सीक्वेंस है वो ये होगा। आगे देखते हैं 7th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। इसमें हमारा क्या होगा CA, ये वाला राइट आंसर होगा।
चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी। तो ये कब लाई गई थी, 11 सितंबर 2004 को लाई गई थी, या 29 सितंबर 2004 को लाई गई थी, या आपकी 1 सितंबर 2004 को लाई गई थी, या 14 सितंबर 2004 को लाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लाई गई थी, ये हमारी लाई गई थी 1 सितंबर 2004। ये हमारी लाई गई थी, कब लाई गई थी, ये हमारी 1 सितंबर 2004 को लाई गई थी। और फर्स्ट कौन से राज्य में लाई गई थी अगर आपसे ये पूछा जाए, तो आपकी तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में लाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब लाई गई थी, इसके बारे में मैंने आपको क्लासेस में कई बार अपनी डिटेल में बताया है और राजन सीरीज में भी कराया है। तो ये आपका क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2004। क्या होगा, 2004 में जो है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था हमारा इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। ये हमारी क्या है, बालिकाओं के लिए चलाई गई एक क्या योजना थी, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर क्या विशेषता है, शिक्षा में सबकी भागीदारी हो, नए शैक्षणिक प्रयोग हो, या शिक्षा में बराबरी पर बल दिया जाए, या उपयुक्त सभी होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि उपयुक्त सभी जो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियमांक संस्थान है, इनमें से कौन सी जो संस्थान है जो अध्यापक शिक्षा हेतु चलाई जा रही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा ए क्या है, NCTE है, NCERT है, CTE है, या हमारा है MHRO। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा NCTE। ठीक है, NCTE जो हमारा है अध्यापक शिक्षा से रिलेटिव है। अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है। तो हमारा ये किस निबंध से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है सभ्यता और प्रगति। क्या है, सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हमारा क्या है, 1992 में, अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्या है, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी, स्कूल छात्रों के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से संबंधित थी, या व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित थी, या तकनीकी शिक्षा से संबंधित थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो स्कूली छात्रों को बोझ कम करने से संबंधित जो हमारी यशपाल समिति जी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसको लाने वाला कौन था, विलियम वुड था, लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड कर्जन था, या माइकल सैडलर था। तो यहाँ पर कौन था, इसका लॉर्ड मैकाले जो था छनाई के सिद्धांत को लाने वाला था। और छनाई के सिद्धांत का अंत कब हुआ था, तो इसका अंत हुआ था वुड के समय में जो है इसका अंत हो गया था। आगे देखते हैं 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्कृति पर की गई थी। तो नवोदय विद्यालय जो किसकी संस्कृति पर लाया गया था, पहला इसमें क्या है, कोठारी आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, या नई शिक्षा नीति 1986 जो हमारी सेकंड शिक्षा नीति है, या आपका ये यशपाल समिति द्वारा लाया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर है जो हमारी नई शिक्षा नीति है 1986, इसके द्वारा क्या था, हमारा नवोदय विद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई थी। आगे देखते हैं 15 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो क्या कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अवरोध कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है, अपव्यय कहलाता है, या विभाजन कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अवरोध कहलाता है। क्या है, अवरोध हो जाता है। यहाँ पर हमारे 15 बहुविकल्पीय प्रीवियस ईयर के 2020 के कंप्लीट हो गए हैं। 2020 का जो है बहुविकल्पीय PYQ कंप्लीट हुआ है। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपका कितना स्कोर रहा है। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपका इन 15 नंबर में कितना स्कोर रहा है,
चलिए अब हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा क्या होगा, अब हमारे होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या होंगे, अति लघु कौन से 2020 में आए हुए हैं, इनका हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के बारे में आप क्या जानते हैं। तो क्या जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। हमारे 11 मौलिक कर्तव्यों का क्या है, वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र 1854 में शिक्षा संबंधित उद्देश्य क्या क्या थे। तो शिक्षा से संबंधित जो वुड के घोषणा पत्र में उद्देश्य क्या क्या दिए गए थे। इसमें पहला उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी भाषा सीखने का प्रयास। मतलब कि इसमें कहा गया था कि अंग्रेजी भाषा सीखने का क्या है, प्रयास करना चाहिए। आगे क्या है, आगे इसमें सेकंड है कि कंपनी के प्रशासन में काम करने के लिए जो है अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का एक वर्ग क्या है, तैयार करना था। ठीक, आगे इसमें थर्ड क्या था, जो लोक सेवकों का एक वर्ग तैयार करने के लिए भारतीयों को क्या है, शिक्षित करना था। इसने क्या, वुड के घोषणा पत्र में कहा गया था कि भारतीय वर्ग को शिक्षित किया जाए। ठीक है, आगे इसमें थर्ड क्या था, थर्ड इसमें अगला फोर्थ था हमारा, युवा पीढ़ी के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना और नैतिक चरित्र को ऊपर उठाना। ठीक है, इसने कहा था कि उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या है, उनके बौद्धिक विकास जो है उसको बढ़ावा देना है और नैतिक चरित्र जो है उसको उठाना है। और इसमें फिफ्थ क्या था हमारा, इसमें फिफ्थ था भारतीयों को व्यवहारिक और व्यवसायिक कौशल का विकास कराना। उसने कहा था कि ऐसी शिक्षा दी जाए भारतीयों को कि उनका व्यवहारिक और व्यवसायिक कौशल जो है विकसित हो जाए। और इसमें छठा नंबर क्या था, वुड डिस्पैच सिविल सेवा परीक्षा और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए क्या एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, तो वुड का घोषणा पत्र है, ये वुड डिस्पैचेज वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा ही हमारी सिविल सेवा परीक्षा का क्या है, इसे ही वुड को क्या सिविल सेवा परीक्षा का क्या जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हंटर आयोग के 2 कार्य बताइए। तो हंटर आयोग को क्या किया है, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर अध्ययन करके उनमें विकास और सुधार करने का सुझाव दिया था। ठीक है, और उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरी को नहीं सौंपा था। और हंटर आयोग ने क्या करा था, इन्होंने क्या है, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उसको क्या ईसाई मिशनरी को नहीं सौंपा था। अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन से अभिकरण हैं। तो कौन कौन से हैं, NCERT है, UGC है, AICI एसिट है और NCTE हमारा जी क्या है, अभिकरण है राष्ट्रीय स्तर पर। आगे देखते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 20 नंबर, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका है ब्लॉक संसाधन केंद्रों की। तो विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र हैं और बेसिक शिक्षकों के लिए क्या है, प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, जो ब्लॉक स्तरीय जो हैं हमारे विकास खंड में वो क्या करते हैं, वो हमारे जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या प्रशिक्षण करते हैं और क्या है शैक्षिक सहायता जो है उपलब्ध कराते हैं। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना था हमारा ब्लॉक संसाधन केंद्रों का उद्देश्य है ये। ठीक है, इसको लाने का उद्देश्य यही था। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमें लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है हमारी क्लास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री टारगेट बैच से जुड़ सकें और DLED में अच्छा स्कोर ला सकें। ठीक है, आइए अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए थे। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या सुधार किए थे, इसमें जो निम्नलिखित है। पहला इसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। इसी में क्या है, जो टीचर ट्रेनिंग की बात की गई थी लॉर्ड कर्जन ने की थी और साथ ही साथ इनके क्या है वेतन और सेवारत में भी सुधार किया गया। इनके वेतन में भी बढ़ोतरी की गई और इनकी सेवा में जो भी है सुधार किए गए। और प्राथमिक शिक्षा का प्रयास करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है। इसका ये कर्जन ने कहा था कि इसने कहा था कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसको क्या है, उससे सुधार करना क्या है सरकार का उत्तरदायित्व है। अतः इस ओर सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए कि हमारी प्राथमिक शिक्षा को क्या है अच्छा बनाना चाहिए। और इसमें थर्ड क्या था, इसमें थर्ड था इसका उद्देश्य
कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए और इसमें उपयोगी विषय को क्या है सम्मिलित किया जाए। ठीक है। और फोर्थ नंबर हमारा इसका उद्देश्य था कर्जन का कि प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम हो वो क्या है भारतीय भाषाओं को बनाया जाए और इसमें क्या है अंग्रेजी को स्थान नहीं देना चाहिए। जो प्राथमिक हमारी शिक्षा है वो या हमारी क्या भारतीय भाषा में होनी चाहिए और मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है। आगे फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ है प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास किया जाए तथा किंडरगार्टन प्रणाली का क्या है प्रयोग किया जाए। ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपको बताना है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है। ठीक है। किंडरगार्टन प्रणाली के लाने वाले कौन है। ठीक है। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आगे चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम ऑफ एक्सिस के कौन कौन से लक्षण निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। प्रोग्राम ऑफ एक्सेस, तो इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा और विकल्पों को शिक्षा और पौण एवं सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यकाल परिचय तथा शिक्षा संबंधित योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। ठीक है। प्रोग्राम ऑफ एक्सेस में हमारे आगे देखते हैं। आगे हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर हमारा ब्लैक बोर्ड से, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का संचालन का उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों को परम सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को क्या है व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल रेडिशन कार्यक्रम क्या है, कि स्कूल रेडिशन कार्यक्रम क्या है। तो हमारा स्कूल रेडिशन कार्यक्रम क्या है, इसे क्या है विद्यालय शिक्षा को तैयारी कहते हैं, इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम, की विद्यालय की तरफ उन्मुख करना या विद्यालय की तरफ बढ़ना। ठीक है। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है। तो समवर्ती सूची में हमारी शिक्षा को क्यों रखा गया है, क्योंकि व्यापक एवं जटिल रूप के कारण जो है 1976 में 92 संविधान संशोधन द्वारा क्या था शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। इसका उद्देश्य क्या था, केंद्र तथा राज्य के सम्मिलित एवं क्या है समन्वय प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर का उन्मूलन करना। और इसमें आप बताओ मुझे, और इसमें जो शिक्षा जो केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है 50:50, मतलब बराबर की भागीदारी जो है शिक्षा में ये निभाते हैं। आगे चलते हैं। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, आगे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था। तो हमारा स्कूल चलो अभियान कब आया था, तो ये हमारा आया था जुलाई 1996 में। कक्षा 1 से 8 तक और वर्ष क्या थी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति क्या है आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान लाया गया था। ये हमारा क्या है स्कूल जब खुलते हैं तो उनसे पहले ये क्या है प्रोग्राम चलाया जाता है और इसमें क्या करते हैं टीचर्स जो घर घर जाके लोगों को क्या है और उनकी फैमिली को क्या है जागरूक करते हैं स्कूल चलो अभियान के तहत, ताकि वो क्या है स्कूल में आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में नामांकन में वृद्धि हो। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। ये आपको आगे भी पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैंने अपने जो 2018 और 19 का प्रीवियस ईयर पेपर कराया था उसमें भी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में पूछा गया था। तो देखते हैं क्या है। इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योगों में वर्ष 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था और क्या है बाल श्रम को पूर्ण उन्मूलन तथा परियोजना का एक क्या है क्रमिक लक्ष्य था। इसका लक्ष्य यही था कि बाल श्रम को क्या है जड़ से खत्म करना था और इसको क्या है उन बच्चों को क्या है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। हमारा 28 नंबर का है क्वेश्चन कि CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है। तो CTE हमारा क्या है CTE, ठीक है। CTE क्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को क्या है तैयार करता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है।
तो शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समाज के अत्यंत दुर्लभ और अवंचित वर्ग के बच्चों को क्या है, जहां अभिभावक के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए क्या मुश्किल होता था, ऐसे बच्चों को इस विद्यालय में आकर्षित करने हेतु क्या किया गया था, सरकार द्वारा मध्य भोजन योजना की जो है मुहिम चलाई गई थी। इसे क्या कहते हैं, मिड डे मील योजना भी कहते हैं और पोषाहार योजना भी कहा जाता है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है अति लघु का। ये है हमारे बिना बोझ की शिक्षा। ये आपका आएगा बोझ, क्या होगा, बोझ। ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ पर आपका बोझ आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये आपका यहाँ पे बोझ होगा, बोझ। ठीक है। बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों के होने की बात कही गई है, कि बच्चों पे कितने कौन कौन से बोझ की बात की गई है शिक्षा बिना बोझ के में। तो इसमें पहला क्या था, इसमें था जो भौतिक बोझ है उसकी बात की गई है, और दूसरा हमारा क्या था, मानसिक बोझ। पहला भौतिक बोझ और मानसिक बोझ की बात की गई है। इसी को कम करने के लिए क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन जो है यशपाल समिति द्वारा लाई गई थी। अब हमारा यहाँ पर जो है 2020 के प्रीवियस ईयर के 2020 के प्रीवियस ईयर के जो हमारे अति लघु थे, लघु यहाँ पे क्या है, कंप्लीट हुए हैं। ठीक है। ये हमारे कितने 15 क्वेश्चन थे और 15 हमारे बहुविकल्पीय थे। यहाँ पे हमारे 30 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब हम चलते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, कि हमारे कौन कौन से 2020 के प्रीवियस ईयर में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले आप हमें लाइक कर दीजिए। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप टाइम से हमारी क्लासेस ले सकें। क्योंकि अब पेपर दूर नहीं है, अगर अब भी आप देर करेंगे या लेजीपन दिखाएंगे तो आप जो है डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब हम चलिए अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पे जो है आपको टिप्पणी लिखनी है और उसके बारे में जो डिटेल देनी है। आइए देखते हैं क्या है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ठीक है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। यह मिशन भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की एक महत्वपूर्ण क्या कड़ी थी। इसकी स्थापना के बाद देश में साक्षरता की गति पर पर्याप्त तेजी आ गई। यह इस तेजी का ही प्रभाव था कि 2011 की जनगणना में भारत में साक्षरता की जो प्रतिशत पहले की तुलना में पर्याप्त अधिक प्रदर्शन किया गया था। ठीक है। जो साक्षरता दर थी वो हमारी 2011 तक बढ़ गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। 1991 में साक्षरता का जो प्रतिशत 52 से 51 था, यह 2011 में बढ़कर 74 से 4 हो गया। ठीक है। और पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता वृद्धि का अध्ययन करें तो इसे निम्न रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं जो पुरुष और स्त्री की साक्षरता थी, वृद्धि कैसे हुई थी और क्या थी। तो इसमें था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद ही केरल में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। कहाँ पर? केरल में। ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पर पूर्ण साक्षरता का जो लक्ष्य था वो प्राप्त किया गया था, तो वो हमारा केरल में किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। इस मिशन के द्वारा अब तक लगभग 9 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका था। ठीक है। तथा इसके कार्यक्रम देश के 561 जिलों में संचालित हो गया था। ठीक है। और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इंडिया 2002 के प्रकाशन के अनुसार क्या था, उपर्युक्त जिलों में क्या है 166 में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। तथा इसके बाद 105 जिलों में चयन सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए क्या है किया गया था। उपर्युक्त के साथ 290 जिलों में
उत्तर साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया गया था। और इस कार्यक्रम में युक्त वितरण के आधार पर कम से कम आंकड़ों के रूप में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा क्या है, देश में निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने में क्या है, पर्याप्त प्रगति की गई है। यहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और किस तरीके से इसको क्या है, लाया गया था। और इसमें सबसे पहले जो लक्ष्य प्राप्त करने वाला आपका राज्य क्या था, वो था हमारा केरल था। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था तो इसमें क्या क्या समस्याएं थी, तो देखते हैं। समय और धन का अपव्यय सरकारी स्कूलों में भी निजी विद्यालयों के समान प्रारंभ में संपूर्ण ध्यान नामांकन पर होता है, मगर क्या है, सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चे निजी विद्यालयों की तरह नियमित नहीं जाते हैं। ठीक है, और वे विद्यालय छोड़कर लंबी अवधि के लिए क्या है, रोजगार, परिवार की ज़रूरत और अन्य कारणों से जो है अपने मूल स्थान से पलायन भी कर जाते हैं। जो सरकारी स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो लंबे समय तक स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी घर की स्थिति ऐसी होती है कि उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा स्कूल से अच्छा कि 2-3 घंटे स्कूल में बिताएगा, इससे अच्छा तो कहीं काम करेगा तो हमारे खाने के लिए क्या है, कुछ धन एकत्रित कर सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, बच्चे जो है स्कूल सही से नहीं जा पाते थे और वो क्या करते थे, ड्रॉप आउट कर जाते थे। ऐसे में क्या था, उनका विद्यालय जाना संभव नहीं हो पाता था। ठीक है, वो जा ही नहीं पाते थे। यही कारण है कि भारत की बहुत सी सरकारी स्कूलों में पर्याप्त नामांकन होने के बावजूद लगभग 40 से 50% बच्चे जो हैं नियमित स्कूल आ पाते थे। ठीक है, और शेष बच्चे नामांकन के बाद अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते थे। आगे देखते हैं, और किसी तरह से अपनी पूरी जो पढ़ाई थी वो पूरी करते हैं या पढ़ाई बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। कुछ ही जो होते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कुछ क्या होते हैं बीच में छोड़ के चले जाते हैं। कई राज्यों में नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी क्या है, अवरोध संबंधित चुनौतियां बनी हुई थी। इनका असर बच्चों के अधिगम स्तर पर दिखाई देता है। ठीक है, अगर बच्चा छोड़ के चला जाता है स्कूल और वो नहीं पढ़ पाता है, इससे क्या होता है, बच्चा अशिक्षित रह जाता है और फिर उसके लिए क्या आगे रोजगार लेने में भी क्या है, बहुत ही परेशानियां आती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है इसमें कि प्राथमिक स्तर पर ध्यान में कमी। भारत के प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाने में दो सबसे बड़ी क्या समस्या थी। पहली क्या थी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा दूसरी प्राथमिक शिक्षा में पहली दूसरी कक्षा की अपेक्षा आमतौर पर सरकारी विद्यालयों में बड़ी संख्या में क्या ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। ठीक है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा में पहली या दूसरी क्लास में बच्चा होता था तो उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, और छोटी कक्षाओं की अपेक्षा होती थी, उपेक्षा, और छोटी कक्षाओं की क्या थी, उपेक्षा की जाती थी। इसके बीच क्या हुआ, तर्क भी दिया गया था कि 8वीं कक्षा में विद्यार्थी तो इस साल पास होकर चले जाएंगे, उनके लिए हमारे पास अगला साल नहीं होगा, मगर पहली दूसरी के बच्चों को तो बाद में भी समय देकर सिखाया जा सकता है। ठीक है, क्या करते थे कि जो 4th क्लास या 5th क्लास में बच्चा होता था उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और पहली जो दूसरी क्लास में बच्चा होता था उस पर टीचर्स कम ध्यान देते थे। वो सोचते थे कि ये तो हमारे स्कूल में अभी 2-3 साल और रहेगा, लेकिन ये वाला जो आगे का बच्चा है, जो 5th क्लास का बच्चा है, वो तो दूसरी क्लास में चला जाएगा, या 8th क्लास का बच्चा है वो 10th क्लास में चला जाएगा। तो इस सोच के कारण क्या था, बहुत से स्कूलों में हर साल पहली दूसरी कक्षा की उपेक्षा होती थी। ठीक है, इसका असर क्या था, बच्चों के अधिगम स्तर पर पड़ा, और इसका भी असर किस पे पड़ा, बच्चों के अधिगम स्तर पर पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी समस्या क्या थी। और समस्या क्या है, वास्तविकता से पूरे जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा में खास प्रयास नहीं किए जा पा रहे थे। ठीक है, और भारत में क्या था, शिक्षा का अधिकार जो कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का क्या था, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान था, इसका लक्ष्य पूर्ण करने हेतु शिक्षक अपनी तरफ से क्या है, कोशिश कर रहे हैं।
और क्या है, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बच्चों का नियमित आकलन कर रहे हैं, शिक्षा प्रक्रिया को क्या है बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 जुलाई को किसी कक्षा विशेष को जो स्थिति थी वह स्थिति 15 अगस्त को नहीं होती है। शिक्षक दिवस के दिन जो है शिक्षक आपस में स्कूल में क्या है जिन मुद्दों पर बात करते हैं वह बाल दिवस आते आते पूरी तरह क्या है बदल जाती है। अतः सत्र के अंत में तक क्या है कागजी कार्रवाई अवश्य पूरी कर लेते हैं। यही होता है कि जब शुरू शुरू में नामांकन होता है तब तो जो हमारी जो योजनाएं हैं उनका तो खूब ज़ोर शोर से जो उन पे ध्यान दिया जाता है और उनकी समस्या को भी देखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, साल के अंत में आते आते क्या हो जाता है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया जाता है और ना ही अगर बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है तो उसकी समस्याओं का पता किया जाता है, उनकी कोई भी समस्या को सॉल्यूशन नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे की जो पढ़ाई है उसमें अवरोध आता है और बाद में आते आते ये जो चीज़ें योजनाएं हैं, जो भी नई नई नीतियाँ लाई गई वो सब केवल क्या है हमारी कागजों में रह गई। आगे देखते हैं अगला क्या है, शिक्षक संबंधित समस्याएं। वो हमने पढ़ी थी बच्चों संबंधित समस्याएं, अब क्या है शिक्षक संबंधित समस्याएं। इसमें पहला क्या है, योग शिक्षकों की कमी। तो भारत में आकलन स्कूलों की स्थिति बताती है कि प्राथमिक विद्यालयों में क्या है शिक्षकों की कमी है। ठीक है, नई नियुक्ति के लिए सरकार तैयार नहीं है, पद खाली पड़े हैं। 12वीं पास लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। अच्छा, जो सरकार है आज भी कहीं ना कहीं सरकार हमारी उन्हीं को जो है पढ़ाने की जिम्मेदारी दे रखी है और इसीलिए क्या है भर्तियां नहीं निकाल रही है और पद खाली हैं, लोग क्या है बेरोजगार घूम रहे हैं। इससे क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का दीर्घकालिक नीति में सरकारी प्रयासों को गति देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अभाव में क्या है अनेक नीतियां और कार्यक्रम आधे अधूरे उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इन वजह से क्या होता है जो कार्यक्रम और नीतियाँ बनाई जाती है वो अपने उद्देश्यों को क्या है प्राप्त ही नहीं कर पाती हैं। और क्या है, और है हमारा प्राथमिक शिक्षा जो है जो, लेकिन अब प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की उपयोगिता स्वीकार की गई। ठीक है, अब बात पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति और उसके बेहतर प्रशिक्षण की होनी चाहिए ताकि देश में अनिहाल को बेहतर शिक्षा का अवसर मुहैया कराया जा सके, मतलब कि सभी को जो है बेहतर शिक्षा दी जा सके। और क्या है जो हमारे शिक्षक से संबंधित समस्या है वो है अप्रशिक्षित शिक्षक, कि शिक्षक ही आप मतलब कि शिक्षक को ही अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिला है तो वो बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे। तो शिक्षक को जो है शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु मानते हुए शिक्षक की विभिन्न दशाओं में उन्नति करने के लिए प्रयास करने चाहिए। शिक्षक जगत से जुड़े जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं उनमें भी क्या है गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है और सरकार और समाज में जो ऐसी परिस्थितियां निर्मित करनी चाहिए जिससे क्या है अध्यापकों के निर्माण एवं सर्जन की और बढ़ने की प्रेरणा मिले। अब तो क्या है बहुत सारे जो है बहुत सारी टीचिंग ट्रेनिंग हो रही हैं और शिक्षकों को उसमें क्या है ट्रेनिंग दी जाती है और समय समय पर नई नई तरीके से क्या है सिखाने के लिए उनके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है। इससे क्या है बच्चों में क्या है नई तरीके से उन्हें पढ़ाने का जो है तरीका मिलता है और एक हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या नवाचार आ रहा है। आगे देखते हैं अगली कमी क्या है, इसमें अगली कमी है समर्पण की कमी। शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में उच्च आदर्श के साथ प्रवेश करता है, वह सदा जीवन उच्च विचारों को ध्यान में रखकर समाज सेवा को लगा रहता है, किंतु क्या है कई बार क्या है विषम परिस्थितियों में वह पूर्ण ईमानदारी नहीं कर पाता है। उससे क्या है कभी कभी अपने व्यवसाय के प्रति क्या आरुचि हो जाती है, इससे क्या है उनके व्यवसाय के साथ साथ न्याय नहीं हो पाता। ठीक है, कि समर्पण अच्छे से शिक्षक जो है समर्पण नहीं कर पाते हैं, इससे भी क्या होती है एक हमारी शिक्षा में क्या है समस्या आई है। आगे देखते हैं अगला क्या है शिक्षक संबंधित, अगला है शैक्षिक मूल्यों का पतन। शिक्षा की व्यवस्था में मानव व्यक्तित्व के प्रति समान भाव रखना आवश्यक है। इसमें क्या है आचरण नियंत्रण के लिए कुछ नैतिकता होनी चाहिए जिसमें मानव अधिकारों के प्रति आस्था, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और स्कूल व छात्रों के प्रति कर्तव्य पर
प्राणेयता और सामाजिक मूल्यों की वृद्धि करने की क्या है, इच्छा होनी चाहिए। आगे देखते हैं और नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला हमारा है कि असंतुष्टि। तो संतुष्टि का सर्वव्यापक शब्द, उसका अर्थ क्या है, विवादास्पद है, ठीक है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार क्या है, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार परित्याग ही क्या है, संतोष है। परंतु यह क्या है, चरम स्थिति सामान्य जन को प्राप्त नहीं है। इस स्थिति में प्राप्त करने के लिए क्या है, चिंतन, मनन, त्याग की भावना की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम संतुष्टि का आवश्यकताओं के संबंध में क्या है, अध्ययन करते हैं। और क्या होता है, फिर क्या होता है, वर्तमान में असामान्यता शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति क्या असंतुष्ट दृष्टिगत होते हैं। यदि यह समस्या परिस्थितिजनक है, आज के समय के क्या है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में ही क्या है, व्यवसाय की असंतुष्ट रहने का स्वाभाविक हो ही गया है, ठीक है। क्या ऐसे में इस व्यवसाय में असंतुष्ट रहने स्वाभाविक ही है, ठीक है। शिक्षा में क्या है, अगर आपको व्यवसाय के प्रति रुचि नहीं है तो क्या है, आप उसके प्रति क्या है, असंतुष्ट रहेंगे, और ये होना क्या है, एक स्वाभाविक है। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन में आप अपने विचार लिखें तो ज़्यादा सही होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। वंचित वर्ग से उन लोगों का मतलब है जो समाज की मुख्य धारा से अलग अलग हैं, ठीक है, और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वंचित वर्ग के लोगों को क्या है, समाज की मूलभूत आवश्यकताओं में क्या है, वंचित रखा जाता है, कि समाज से ही उन्हें वंचित कर दिया जाता है। उनके लिए क्या है, एक हीन भावना उनके प्रति रखी जाती है। आगे देखते हैं, आगे है, वंचित शब्द का अर्थ उन लोगों के वंचित वर्ग से है जो समाज की बाकी आबादी की तुलना में क्या है, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक रूप से क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति में है। वंचित पृष्ठभूमि न केवल निम्न आय को प्रदर्शित करता है, बल्कि निम्न शैक्षणिक उपलब्धि, गरीबी, खराब स्वास्थ्य, वित्त असुरक्षा आदि को भी क्या है, समाहित करता है। मतलब वंचित वर्ग केवल वो ही नहीं होता जिसे समाज से बेदखल किया जाता है, या जिसे समाज की नज़रों में क्या है, भेदभाव की भावना से देखा जाता है। एक वंचित वर्ग वो भी होता है जो गरीब है, जिसका स्वास्थ्य खराब है, जिसकी वित्तीय जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ें भी क्या है, एक वंचित वर्ग का है, क्या है, उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति का संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 एवं राज्य नियम 2011 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार विद्यालय में समुदाय की सहभागिता एवं स्वामित्व बढ़ाने के लिए क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का गठन किया गया था। क्या है, SMC के लिए ही हम क्या, विद्यालय प्रबंधन समिति कहते हैं। आगे देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति दो भाग होते हैं। जो SMC होती है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है साधारण सभा, एक होता है कार्यकारिणी सभा, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं साधारण सभा क्या होता है। साधारण सभा में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी की माता पिता, संरक्षक, समस्त अध्यापक, संबंधित कार्यक्रम के निवास करने वाले सभी जाति प्रतिनिधियों एवं समिति की कार्यकारिणी समिति में क्या है, निर्वाचित मनोनीत शेष सदस्य होते हैं, ठीक है। जो हमारा साधारण सभा होती है उसमें जो माता पिता होते हैं, संरक्षक होते हैं, बच्चे के अध्यापक होते हैं, और जो और कार्य क्षेत्र के जो निवासी होते हैं, और जो छोटे मोटे NGO होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इस समिति में क्या है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। और साधारण सभा के सभी सदस्य क्या हैं, प्रत्येक बालक के माता पिता उन परिक्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि SMC के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। उन्हें SMC के समस्त
दायित्व एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। जो एसएमसी के सदस्य बनाए जाते हैं उन्हें क्या है, सारे अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं साधारण सदस्य। जो साधारण सदस्य में क्या सदस्य कौन कौन से होते हैं, तो इसमें है संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी, बालक के माता पिता, उसके संरक्षक हो सकते हैं, और क्या है संबंधित विद्यालय के क्या है प्रत्येक अध्यापक, और जो है जो विद्यालय है उसके अध्यापक हो सकते हैं, और संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान या सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं एसएमसी के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और कौन होता है, और इसमें होता है संबंधित कार्य क्षेत्र के निवास, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका और पंचायत समिति सदस्य या वार्ड पंचायत, इस सब के ये भी क्या होते हैं, इसमें एसएमसी के सदस्य होते हैं। और समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित मनोनीत शेष सदस्य जो उपयुक्त में शामिल नहीं हैं, ठीक है, और बाकी सदस्य जो होते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। आगे देखते हैं साधारण सभा। अब देखते हैं साधारण सभा क्या है, उपयुक्त वर्णित समस्त प्रकार की सदस्य मिलकर क्या होते हैं, साधारण सभा का निर्माण करते हैं। और समिति का कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव होते हैं, ठीक है। और सदस्यता की समिति, और दूसरी हमारी क्या आती है इसमें साधारण सदस्यता की समिति। साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता निम्न स्थितियों में स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मृत्यु होने पर अगर मतलब एसएमसी का जो सदस्य है तो उसकी जो सदस्यता है वो कब समाप्त होगी, अगर उसकी मृत्यु हो जाती तब समाप्त हो जाएगी। अगर वो क्या होता त्यागपत्र दे देता तब होती है। या निर्वाचित सदस्यों में निर्वाचित नहीं रहने पर, अगर वो निर्वाचित सदस्यों में निर्वाचित नहीं है तो भी क्या है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और क्या है विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर उसके माता पिता, संरक्षक, सदस्य स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर जो विद्यालय का बच्चा है अगर वो उस विद्यालय से निकल जाता है तो उसके माता पिता, उसके संरक्षण की जो एसएमसी में सदस्यता होती है वो भी क्या समाप्त हो जाती है। और पदेन सदस्य के पद पर कोई नहीं रहते हैं, ठीक है। और उस जो सदस्य की पद होता है उस पर क्या है किसी को भी नहीं रखा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किया गया था। तो क्या विचार व्यक्त किया गया था, इसमें क्या है पाठ्यक्रम में पढ़ने लिखने के साथ क्या है कृषि की भी शिक्षा दी जाए। शिमला सम्मेलन कब आया था, 1901 में आया था। और किसके द्वारा लाया गया था, ये कर्जन था उसके द्वारा लाया गया था। इसने क्या कहा था कि पाठ्यक्रम में पढ़ने लिखने के साथ साथ क्या है बच्चे को क्या है शिक्षा, जो कृषि की शिक्षा है वो भी दी जाए। और सेकंड क्या है शिक्षकों के प्रशिक्षण को समुचित व्यवस्था हो, जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए और अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रशिक्षण केंद्र की जो है व्यवस्था की जाए, उनको खोला जाए। और क्या कहा था कर्जन ने, इस तहत लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालय में आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर जो है प्राथमिक शिक्षा की क्या है उन्नति के प्रयास किए थे, ठीक है। यहाँ पर यह क्या है लॉर्ड कर्जन ने क्या है हमारी शिक्षा में क्या है बहुत सारे क्या प्रयास किए थे कि जिससे क्या था प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक को प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 36 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्या भूमिका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या है डाइट की भूमिका पूछी गई है। किसकी यहाँ पर आपसे भूमिका पूछी गई है, वो हमारी डाइट की भूमिका पूछी गई है कि क्या है। देखते हैं क्या है इसमें। संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, जो संदर्भित व्यक्ति हैं उनको क्या प्रशिक्षण देना, सेवारत जो सेवा पूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण देना जैसे हम लोग बीटीसी कर रहे हैं, और सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जो टीचर्स हैं उनकी प्रशिक्षण देना, उन्हें ट्रेनिंग देना। और क्या है डाइट का, और है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, ठीक है। और विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना, और ब्लॉक संसाधन
केंद्र को शैक्षिक सहायता क्या है देना है और सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना है तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। ये हमारे क्या है डाइट के कार्य हैं या उसकी भूमिका है, जो उसके कार्य हैं वो करे जाते हैं इसके इस टाइप से। ऐसे क्या है डाइट, ये सारे हमारे डाइट के कार्य हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 में क्या था, पारित किया गया था। कब किया गया था पारित, ये हमारा 2009 में आरटीआई आया था। आरटीई हमारा 2009 में आया था। वर्तमान समय में भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे लगभग 90 लाख बालक हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। यद्यपि संविधान की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा को हमारे कहाँ पर रखा गया है, तो हमारे नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। ठीक है, को हमारे किस में रखा गया है, हमारे नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद कौन सा है, 45 में 6 से 14 वर्ष के आयु तक के समस्त बच्चों को क्या है निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। उम्मीद है ये जो है शिक्षा को नीति निर्देशक तत्व में रखा है और किस अनुच्छेद में, 45 अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। ये आपको अच्छे से याद हो गया क्योंकि ये मैं कई बार आपको करा चुकी हूँ। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है लेकिन अनुच्छेद 21 में 21A को जोड़कर संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को क्या है बालकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। किसके तहत बनाया गया है, अनुच्छेद, लेकिन अनुच्छेद 21A में क्या है 21, लेकिन अनुच्छेद 21 में क्या है 21A जोड़कर, क्या है 21A जोड़कर कौन सा संविधान संशोधन था, ये हमारा 46वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को क्या मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस अधिकार को कानूनी रूप से कब लाया गया था, तो 4 अगस्त 2009 को दिया गया था। इसे वर्ष 2009 में क्या पारित किया गया था, 2009 में पारित किया गया था। जैसे अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। इससे पहले आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप डीएलएड में जो है हमारा 90% टारगेट है, 90% का टारगेट जो है पूरा कर पाएँ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन की योजना। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान लिखिए। तो इसका क्या योगदान था, कर्जन का कठोर एवं निरंकुश शासन होने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन में विरोधी होना क्या नित्यता स्वाभाविक था, इसलिए क्या था भारतीयों द्वारा उसे क्या है घृणा की गई और क्या है घृणा करना भी क्या स्वाभाविक था क्योंकि वो एक अंग्रेज था और उसने बहुत सारी कुर्तियाँ भी उनके साथ की हैं हिंदुस्तानियों के साथ, भारतीयों के साथ, और बहुत सारे कठोर जो हैं बहुत सारे कठोर क्या हैं कदम भी उठाए हैं, इसलिए क्या है भारतीयों की उससे घृणा करना क्या स्वाभाविक है। लॉर्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए देखते हैं। लेकिन इसने हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या है बहुत कुछ किया है, देखते हैं क्या किया है। इस पक्ष के अंतर्गत कर्जन की असाधारण विद्वता तथा इस विद्वता की फलस्वरूप शिक्षा की उसकी रुचि और क्या है वह अंग्रेजी का उतना ही धुरंधर विद्वान था जितना कि मैकाले था। निरुल्लू व नायक के अनुसार, ठीक है, ये जो राइटर हैं इन्होंने क्या कहा है, कर्जन से श्रेष्ठतम मानसिक क्षमता का कोई वायसराय जो है भारत में उस समय तक कभी नहीं आया था कि कर्जन जितना मानसिक उसकी क्षमता अच्छी थी ऐसा वायसराय जो हमारे भारत में नहीं आया था। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि कर्जन ने प्रशासनिकीय क्षमता एवं मानसिक योग्यता का सजीव क्या था सम्मिश्रण था। इस सम्मिश्रण के कारण था उसकी यह धारणा की शिक्षा में सुधार करने के प्रयास में सुधार किया जा सके, शिक्षा के विभिन्न अंगों में क्या है सुधार करने का विचार पूर्ण किया गया। और क्या है शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करने के लिए क्या है उसने क्या किया, शिमला शिक्षा सम्मेलन का स्वयं संपादित्व किया। इसके पश्चात उसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये मैं अंडरलाइन जो कर रही हूँ,
जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की क्या है नियुक्ति की थी। आपसे पूछा जाए कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसने की थी, तो वो कौन था, कर्जन था। क्या था, कर्जन था, जिसने क्या पहला वायसराय था जिसने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया और उसने सभी पक्षों पर क्या है सुधार किए। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाया और शिक्षा नीति संबंधित क्या है सहयोग संबंधित सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किए। शिक्षा नीति संबंधित क्या है सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किए थे। आगे चलते हैं, आगे और कर्जन के बारे में क्या दिया है कि लॉर्ड कर्जन की केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की। उसने शिक्षा नीति लागू करने और शिक्षा व्यवस्था में सुव्यवस्थित ढंग से हुई। ठीक है, उसने क्या है ये बहुत सारे सुधार जो थे शिक्षा व्यवस्था में किए थे। केंद्रीय शिक्षा विभाग की उसने जो है स्थापना की थी। और क्या है और इसने क्या किया था, प्राथमिक शिक्षा में कर्जन ने संख्यात्मक पद्धति और गुणात्मक उन्नति के लिए क्या आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ा दी थी। इससे क्या है प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि हुई और गुणात्मक उन्नति भी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि कर्जन ने हमारे जो भारतीय शिक्षा के लिए क्या क्या योगदान किए और बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वतंत्रता के पश्चात किन्हीं दो आयोगों के संक्षिप्त परिचय दीजिए। वैसे तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है हमारे बहुत सारे आयोग आए हैं और उससे पहले भी जो है हमारे आयोग लाए गए थे हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। इसमें देखते हैं हमारा पहला आयोग क्या है। हमारा पहला आयोग है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया आयोग। देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं 1910 में विधानसभा के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यह सभा प्रस्ताव करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को क्या है निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। इस कार्य के लिए सरकारी व गैर सरकारी लोगों का एक आयोग शीघ्र ही बने जो क्या है निश्चित उपायों को तैयार करे। कौन कौन से उपाय थे उसमें ए था प्राथमिक शिक्षा वह अनिवार्य होगी। प्राथमिक शिक्षा वहाँ अनिवार्य होगी जहाँ पर पहले से क्या है 33% बच्चे जो हैं शिक्षा ले रहे हैं और ऐसी शिक्षा होगी 6 से 10 वर्ष के बालक हेतु होगी ना कि बालिकाओं के लिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जी गोखले जी थे उन्होंने क्या है केवल बालकों की शिक्षा पर जोर दिया था और बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या नेगलेक्ट किया था और उसके लिए उनके लिए शिक्षा देने का क्या है इनके आयोग में इस प्रस्ताव में कोई भी स्थान नहीं था। और बी हमारा ये इनका क्या है हम एक दोष मान सकते हैं इनकी द्वारा लाई गई व्यवस्था में। इसमें सी नंबर क्या है इस शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाएं व प्रांतीय सरकार 1:2 के अनुपात में वहन करेगी। इसमें जो है जो स्थानीय संस्था थी और प्रांतीय संस्था का अनुपात कितना था 1:2 का अनुपात था। आगे देखते हैं और दूसरा हमारा क्या था स्वतंत्रता के बाद जो आया था शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट आयोग है। क्या इम्पोर्टेंट आयोग है। इससे भी आपको जो है क्वेश्चंस इससे भी आपको क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और ये आपको 2020 के भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन है। वैसे तो आप यहाँ पर अपने मन से लिख सकते हैं कि आपको स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से जो हैं आयोग याद हैं। उसमें तो बहुत सारे आयोग आए हैं। कोठारी आयोग हमारा यशपाल आयोग आया है, यशपाल समिति आई है। लेकिन हम मुदालियर आयोग के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड आयोग ये है। मुदालियर आयोग वास्तव में माध्यमिक शिक्षा आयोग था जिसका गठन भारत सरकार ने सन कब किया था 1952 में किया था और इसके अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के क्या थे अध्यक्ष थे। और आगे देखते हैं क्या है आगे है मुदालियर आयोग में अध्यापकों की समस्याओं और अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम विश्लेषण भी किया गया था और सांस्कृतिक की शिक्षा और संस्कृति की शिक्षा 2 अध्यापक शिक्षा होने के क्या है प्रकार जो संस्थाएं रखी गई थी। आगे देखते हैं आगे क्या है माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी जो माध्यमिक शिक्षा लाई गई थी उससे जुड़ी क्या क्या थी माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी हुई क्या है बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी। तो
एक अलग बोर्ड के अधीन प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं, जिसका उद्देश्य उन सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करना था जिन्होंने क्या है SL की जो है परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यह कार्यक्रम 2 वर्ष का होगा। उनके लिए क्या है, जो अध्यापक थे जिन्होंने SLC की जो परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उनके लिए 2 वर्ष का क्या था, कार्यक्रम रखा गया था उनके प्रशिक्षण के लिए। और सेकंड क्या था इसमें सेकंड था कक्षा 2 से क्या है, कक्षा 2 जो थी पूर्ण करने के बाद क्या 2 साल का प्रशिक्षण कोर्स चलाया गया था। ये क्या था, प्राइमरी टीचर के लेवल का था। और क्या था, ग्रेजुएशन वालों के लिए क्या था, 1 साल का प्रशिक्षण कोर्स चलाया गया था। ये क्या था, सेकेंडरी टीचर्स के लिए था। आगे देखते हैं, आगे क्या था, थर्ड हमारा क्या, ये हमारा थर्ड होगा, क्या थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट। हर यूनिवर्सिटी में क्या है, स्कूल से जोड़कर रखा जाए। जो यूनिवर्सिटी है उनको स्कूल से जोड़ के रखा जाए, ताकि क्या है, अध्यापक अच्छे से क्या है पढ़ा सकें। और फोर्थ क्या था इसमें, फोर्थ तक यूनिवर्सिटी में क्या था, रहने के लिए जगह दी जाए, कि जो शिक्षक हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी में रहने की जगह भी दी जाए और क्या है, निःशुल्क क्या है प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा लघु 2020 के जो प्रीवियस ईयर हमारा है उसमें क्या है, लघु उत्तरीय का ये क्या है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या है कि शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की क्या भूमिका है। जो डाइट शिक्षकों को सपोर्ट करता है उसकी क्या भूमिका क्या है। तो डाइट का मुख्य कार्य है शिक्षकों के प्रशिक्षण व उन्मुख करना तथा उन्हें नवीन शिक्षण पद्धति नवाचार के अवसर कराना, शिक्षकों को शैक्षणिक एवं संसाधन सहायता देना और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, पाठ्यक्रम एवं सामग्री विकसित एवं विस्तृत गतिविधि करना। ये हमारा क्या है, जो शिक्षकों के लिए डाइट सपोर्ट करता है। ये यहाँ पर उन सब के बारे में हमने देखा है, जाना है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी क्लास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फ्री टारगेट बैच का क्या है, फ़ायदा उठा सकें और अपना 90% स्कोर प्राप्त कर सकें। ओके, धन्यवाद।